हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट है 26 जुलाई और 26 जुलाई के दिन पर जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं हमारे लिए, वो सब आर्टिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस प्रीलिम्स डोज में। इसके बाद आपके सामने 12 बजे के आसपास एक वीडियो आएगा जिसमें हम एडिटोरियल्स को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। एडिटोरियल्स के लिए एक्सक्लूसिव एक वीडियो आएगा और रात को 9:15 पे आपके पास एक और वीडियो आएगा जिसमें आपसे ली जाएगी एक क्विज, जिसमें बेसिकली प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ये क्विज होगी। ओके, आगे बात करते हैं। आप देखो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इन सभी मीडियम्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसी पे मैं इन लेक्चर्स की पीडीएफ पोस्ट करती हूँ। ओके, आगे बात करते हैं टुडेस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। तो अगर आप सच में अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्शंस में लाना पड़ेगा अपने काम को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एक्शंस में लाकर अपने काम की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अपने गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। स्टॉप टॉकिंग, ओके, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप जस्ट प्लानिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। ओके, तो आपको काम भी करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे ही आपका यूपीएससी भी चलता है और ऐसे ही आपकी लाइफ भी चलती है। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो GS1 में हिस्ट्री में देखने वाले हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में, कल्चर में देखने वाले हैं राजा रवि वर्मा के बारे में, GS2 में हम बात करेंगे गवर्नेंस की, गवर्नेंस में बात करेंगे नो बिल टू स्टॉप वायलेंस ऑन हेल्थ केयर पर्सोनल, और पॉलिटी में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की। GS3 एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के कारगिल दिवस से, ठीक है, कारगिल विजय दिवस से। तो आज यानी कि 26 जुलाई 26 जुलाई को ही यहाँ पे हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और इस बार का कारगिल विजय दिवस जो है इसको 23 ईयर्स पूरे हो गए हैं और ये 23rd एनिवर्सरी हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस की। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप देख सकते हो, ऑन कारगिल विजय दिवस आई वो टू एवरी वेलियंट सोल्जर हु फॉट फॉर इंडिया टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ, दिस हेरोइक सैक्रिफाइसेस इंस्पायर अस। तो ये कारगिल विजय दिवस क्या है बेसिकली ये समझाती हूँ। उससे पहले यहाँ पे कुछ मेडल्स की साइंस दिए हुए हैं, आप इनको भी देख लो, ठीक है। परमवीर चक्र इस बार मिलने वाले हैं 4, महावीर चक्र 10 दिए जाने वाले हैं, वीर चक्र और सेवा मेडल। ओके, तो यहाँ पे ये परमवीर चक्र, वीर चक्र क्या क्या है, इनके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो कारगिल के बारे में आते हैं, कारगिल विजय दिवस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं पहले। तो देखो हुआ क्या था, 1971 की जो इंडो पाक वॉर थी उसके बाद से ही टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि इंडिया जीत चुका था लेकिन इंडिया को हर टाइम ये लगा रहता था कि पाकिस्तान कभी भी अटैक कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान छुप छुप के बार बार अटैक करता भी था और इनके बीच में बार बार मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच। 1998 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया, इंडिया की देखा देखी पाकिस्तान ने भी किया, ठीक है। तो दोनों के पास न्यूक्लियर पावर्स भी आ चुके थे और उसके बाद ये टेंशन और एस्केलेट हो गए और फाइनली हुआ कारगिल वॉर। कारगिल वॉर हुआ 1999 में, ठीक है। तो हुआ यूं था, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। एक लाहौर एग्रीमेंट साइन होने वाला था, ठीक है, लाहौर एग्रीमेंट। ये लाहौर एग्रीमेंट में इंडिया और पाकिस्तान ये बोलने वाले थे कि अब हम अब से अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश करेंगे और कोई भी तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे साइन हो रही थी अंडर लाहौर एग्रीमेंट। इसी के पीछे यहाँ पे क्या किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान चुपके से हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा था। कहाँ पे, कारगिल में, ठीक है। कारगिल कहाँ आता है, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। आज की डेट में लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इसका हिस्सा है कारगिल। ओके, तो कारगिल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के सोल्जर्स। और इस टाइम पे, कारगिल के टाइम पे इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन बद्र। ये किसका ऑपरेशन था ये पाकिस्तान का ऑपरेशन था, ऑपरेशन बद्र। और इन्होंने अल्टीमेटली 3 मई 1999 को वॉर छेड़ दी और कारगिल वॉर स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया को भी कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन विजय चलाया, ऑपरेशन विजय चलाया। और इस ऑपरेशन विजय के अंतर्गत यहाँ पे पाकिस्तान को खदेड़ बाहर किया हमारी टेरिटरी से, ठीक है। पहले पाकिस्तान को ये लग रहा था कि ऑपरेशन बद्र अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो सियाचिन के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, लेकिन इनके सपने हमेशा की तरह सिर्फ सपने ही रहते हैं। इंडिया ने
ने ऑपरेशन विजय के थ्रू पाकिस्तान के सारे सोल्जर्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास मई टू जुलाई में 1999 में ये कारगिल वॉर चला था। ओके, अब देखो इसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी बैटल्स हैं। आपने वो मूवी देखी होगी शेरशाह, ठीक है, उसमें आपने कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में देखा होगा, ठीक है, सुना होगा, देखा होगा कभी ना कभी। तो ये कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो भी वन ऑफ द वेलियंट सोल्जर्स थे जिन्होंने कारगिल वॉर को जितवाया इंडिया को। ठीक है, तो अब जो कैप्टन विक्रम बत्रा वाली मूवी आपने देखी होगी शेरशाह, उसमें जो कैप्टन विक्रम बत्रा की डेथ होती है वो कब होती है? इन द बैटल ऑफ .4875। तो इस तरह की कई सारी छोटी छोटी बैटल्स होती हैं। देखो सबसे पहले बैटल ऑफ तोलो लिंग है, ठीक है, फिर बैटल ऑफ टाइगर हिल है, फिर बैटल ऑफ खालूबार है, ठीक है, फिर बैटल ऑफ कक्सार है, फिर बैटल ऑफ बटालिक और फिर बैटल ऑफ .4875। और इस बैटल ऑफ .4875 ने ही यहाँ पे डिसीजन दिया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो डिसीजिव बैटल जो थी ना सबसे ज़्यादा यही थी, और इसी में जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे उनकी डेथ हुई थी। ओके, वो यहाँ पे शहीद हुए थे। तो यहाँ पे आपको बस नाम याद रखना है थोड़ा थोड़ा कि बैटल ऑफ तोलोलिंग था, बैटल ऑफ टाइगर हिल, खलूबार, कक्सार, बटालिक और 4875। ओके, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, डेट्स के साथ याद नहीं करना है, बस मेजर याद रखना कि जुलाई 1999 की बात है ये, ठीक है, जून जुलाई 1999 की, ठीक है, मई में तो वॉर शुरू ही हुई थी। ओके, तो ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो देखो कुछ हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स की बात जब करते हैं तो इसमें दो अवार्ड आते हैं, एक तो आता है वॉर टाइम और दूसरा आता है पीस टाइम। अभी हम देख रहे हैं वॉर टाइम अवार्ड्स। तो वॉर टाइम अवार्ड्स वो हैं जो उन सोल्जर्स को मिलते हैं, उन ऑफिशियल्स को मिलते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैलेंट्री दिखाते हैं ड्यूरिंग द वॉर्स। ओके, तो पहला है परमवीर चक्र, सबसे ऊपर सबसे बड़ा लेवल का जो चक्र है वो यही है, परमवीर चक्र। इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है ये। उस टाइम पे अवार्ड किया जाता है जब आपकी वॉर चल रही हो किसी और कंट्री के साथ, और उस टाइम पे किसी सोल्जर ने, किसी ऑफिशियल ने डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वेलर दिखाया हो ड्यूरिंग द वॉर टाइम। ठीक है, दूसरा है महावीर चक्र। महावीर चक्र सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इन टाइम ऑफ वॉर। ओके, और तीसरा है वीर चक्र। ठीक है, तो वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और ये सारे के सारे अवार्ड्स कौन देगा? ये सारे के सारे अवार्ड्स प्रेसिडेंट देते हैं, जिनको भी, जो भी सोल्जर्स, जो भी ऑफिशियल्स इसके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा है पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, पीस टाइम यानी कि वॉर नहीं चल रही है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, यहाँ पे जो भी लोग शहीद होते हैं, जो भी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेलर दिखाते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको ये अवार्ड्स मिलते हैं। तो पहला है अशोक चक्र। अशोक चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ड्यूरिंग पीस टाइम फॉर वेलर, करेजियस एक्शन और सेक्रीफाइस। तो मान लो कोई भी एक्टिविटी हो गई, जैसे मान लो कोई राइट्स में, या फिर जैसे आपको पता है अभी अमरनाथ फ्लड्स आए थे, तो अमरनाथ फ्लड्स में आप हेल्प की ज़रूरत थी, ठीक है, पुलिस ऑफिशियल्स के, आर्मी के। तो यहाँ पे अगर कोई पीस टाइम के दौरान भी बहुत अच्छा वेलियर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको अशोक चक्र दिया जाता है। दूसरा हो गया कीर्ति चक्र। ठीक है, अच्छा, ये सारे अवार्ड तब भी हो सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था, ठीक है, तो ये वॉर टाइम नहीं था पीस टाइम ही, क्योंकि हम किसी कंट्री के साथ वॉर पे नहीं थे, लेकिन इस दौरान भी कई सारे जवान थे हमारे जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी, उस टाइम को पीस टाइम कहेंगे। ओके, दूसरा है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है। और तीसरा है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो है ये सभी आर्म्ड फोर्सेस को मिलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैलेंट्री के लिए, थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है। ठीक है, तो नाम याद रखना है, यहाँ पे देख लो एक बार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ओके, आगे बात करते हैं नो बिल टू स्टॉप अटैक्स ऑन हॉस्पिटल। अच्छा, अगर लेक्चर सही लग रहा हो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो। अच्छा, आते हैं वापस आर्टिकल के ऊपर। तो नो बिल टू स्टॉप अटैक्स ऑन हॉस्पिटल्स, तो हुआ यूँ है, देखो पूरा कहानी क्या है समझाती हूँ। कोविड जब हुआ, कोविड के दौरान और कोविड के पहले भी आप देख रहे थे डॉक्टर्स पे, जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं, उन पे लोग बहुत भड़क जाते थे। मान लो एकदम क्रिटिकल सा कोई केस आया जिसमें ये डॉक्टर जो है उनको ऑपरेट करना है, उनको उस मरीज को ठीक करना है, मान लो इस बीच में मरीज की जान चली जाती है, तो ये सारे के सारे फैमिली वाले एक साथ भिड़ जाते थे डॉक्टर के ऊपर और डॉक्टर को मार डालने जैसा ही यहाँ पे एक्ट करते थे। इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट होता था हेल्थ केयर पर्सनल्स के ऊपर। तो इसी के दौरान हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है ये यहाँ पे बात करती है कि हम यहाँ पे एक बिल लेकर आएंगे। इन्होंने ये बोला कि हम एक बिल लेकर आएंगे जिसका नाम होगा हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनल एंड क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट।
बिल लाएंगे। ये 2019 की बिल थी। तो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल 2019 की ये बिल थी। बेसिकली इस बिल में ये कहा जा रहा था कि जो भी यहाँ पे अगर हेल्थ केयर पर्सनल्स के अगेंस्ट वायलेंस क्रिएट करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको प्रॉपर इम्प्रीजनमेंट होगी, प्रॉपर फाइन उनके ऊपर लगाया जाएगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन इसका उसके बाद इस बिल का उसके बाद कोई जिक्र नहीं हुआ। तो यहाँ पे आरटीआई लगाई गई कि भैया ये बिल कहाँ गई। तो यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री कहती है कि हमने वो जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन हम लाए थे उसको हमने विड्रॉ कर लिया है। क्यों विड्रॉ कर लिया है? क्योंकि इनका कहना था कि ये जो केसेस अभी तक आ रहे थे वायलेंस के वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे हैं कोविड के बाद, और अभी हम यहाँ पे हमको कोई ज़रूरत अलग से है नहीं इस तरह के कोई बिल को या एक्ट को लाने की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको लेकर सारे के सारे जो हेल्थ पर्सनल्स हैं वो सब आ गए हैं रोड्स पे, और एक्टिविस्ट आ गए हैं सारे के सारे रोड पे, और इनका कहना है कि नहीं आप ऐसा एक्ट लेकर आइए। ठीक है, तो ये जो बिल आने वाला था उसमें जेल टर्म प्रपोज किया गया था 5 साल का, और उसके अलावा फाइन भी 5 लाख रुपए का प्रपोज किया गया था। अब यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि देखो भाई हमने ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, हम ऑर्डिनेंस तो लाए। तो बेसिकली कोविड के दौरान क्या हुआ था, एक एपिडेमिक एक्ट है, एपिडेमिक डिसीज एक्ट। ठीक है, एपिडेमिक डिसीज एक्ट है, कब का है? 1897 का है एपिडेमिक डिसीज एक्ट। ओके, इसमें बदलाव करने के लिए, अमेंड करने के लिए इसको एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। इस ऑर्डिनेंस में यही प्रोविजन था कि हेल्थ केयर पर्सनल्स के ऊपर कोई वायलेंस ना हो, उसकी बातचीत यहाँ पे कही गई थी। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ऑर्डिनेंस आने के बाद कोविड-19 के बाद अब से ये ऑफेंसेस कम हो गए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब कि यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग लॉ हमने बनाया था एपिडेमिक डिसीज एक्ट में बदलाव लाने के बाद वो काफ़ी कारगर साबित हुआ है। अब ये जो लेजिस्लेशन जो प्रपोज था इसमें बहुत सारी चीज़ें एड्रेस की जा रही थी, इसीलिए सारे डॉक्टर्स को, सारे जो हेल्थ पर्सनल्स हैं उनको था कि नहीं ये एक्ट आना चाहिए सेपरेट। ये लेजिस्लेशन जो प्रपोज था इसमें बोला गया था कि वायलेंस जो है सभी के अगेंस्ट जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं, चाहे फिर नर्स हो, डॉक्टर हो, आंगनवाड़ी AWW वर्कर्स हो, जो भी हों, आशा वर्कर्स हो, इन सभी के लिए ये लाया जाएगा। ठीक है, ये एक्ट लाया जाएगा कि इन सभी का प्रोटेक्शन हो जाए। दूसरी चीज़ इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी था कि इन्वेस्टिगेट कौन करेगा इस तरह के जो क्राइम या ऑफेंसेज हैं। तो DSP रैंक का जो भी पर्सन है, पुलिस है, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल कहा गया था, और ये बोला गया था कि अगर कन्विक्ट यहाँ पे लाइबल, कन्विक्ट ने मान लो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान किया है डॉक्टर का, या मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़फोड़ कर दी है, तो इस केस में कंपनसेशन भी उसी को देना है। ठीक है, कंपनसेशन भी उसी को देना है, और 1 लाख से लेके 5 लाख तक का कंपनसेशन हो सकता है। और ये जो कंपनसेशन होगा, कंपनसेशन अगर अनपेड रहता है तो यही सेम रिकवर किया जाएगा लैंड रेवेन्यू के द्वारा। ठीक है, द्वारा रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के अंतर्गत। तो बेसिकली आपको हर तरह से कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, ये कहा गया था इस बिल में। लेकिन अब ये बिल कर दी गई है विड्रॉ। तो हम बात कर लेते हैं जो ऑर्डिनेंस आया था ना एपिडेमिक डिसीज एक्ट को जिसने अमेंड किया, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस आया था एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को अमेंड करने के लिए, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। पहला प्रोविजन था वाइडर इंक्लूजन का, यानी कि सिर्फ पब्लिक ही नहीं, मान लो आपके अगेंस्ट कोई नेबर है या कोई भी आपके अगेंस्ट, अगर आप एक हेल्थ पर्सनल हो और आपके अगेंस्ट कोई ज़बरदस्ती वायलेंस क्रिएट करता है तो वहाँ पे उसके ऊपर ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट लगेगा, और जो भी यहाँ पे प्रोविजंस है वो लगेंगे। दूसरी चीज़, इसको अगर कोई भी पर्सन, मान लो ये पर्सन है, ये किसी डॉक्टर को मारता पीटता है, ठीक है, तो ये मारना पीटना जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, इसमें मतलब वारंट की जरूरत नहीं, आपको सीधे आके अरेस्ट किया जा सकता है, और नॉन बेलेबल होगा, आपको बेल भी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है कॉम्पनसेशन। तो अगर आप किसी का नुकसान करते हो तो यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, फाइन लगेगा। इसके बाद टाइमली इन्वेस्टिगेशन, इसमें ये भी कहा गया कि 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करके आपको फाइनल जजमेंट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा अगर आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ वायलेंस होता है, तो अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल हो तो। इसके अलावा अम्ब्रेला प्रोटेक्शन, इसमें सभी को शामिल किया गया, ना सिर्फ डॉक्टर्स नर्सेस को भी, ठीक है, साथ में जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनको भी हमने इसमें शामिल किया। इसके अलावा पनिशमेंट कितनी थी, तो अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने ये ऑफेंस किया है तो आपको 5 साल तक की, 5 ईयर्स तक की इम्प्रीजनमेंट हो सकती है। ठीक है, 1 to 5 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट हो सकती है। तो ये था हमारा ऑर्डिनेंस जिसने एपिडेमिक डिसीज एक्ट को अमेंड किया था, और इसी के ऊपर, इसी की लाइंस पे नया एक बिल आने वाला था, लेकिन ये बिल जो है इसको विड्रॉ कर दिया गया है। ओके, आगे बात करते हैं रवि वर्मा कैन सीक भारत रत्ना फॉर हिम। तो रवि वर्मा कौन है, ये
देखो ये जो पिक्चर दिख रहे हो ना, राजा रवि वर्मा इंडिया के एक बहुत बड़े फेमस पेंटर हैं, ठीक है। ये मॉडर्न इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वाले पेंटर हैं, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। ओके, मॉडर्न इंडियन आर्ट। इनके पेंटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया सी पेंटिंग्स बनाते थे और एकदम नेचुरल सी पेंटिंग्स हुआ करती थी। इनको फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट भी कहा जाता था, ठीक है। अभी इन्हीं की 175th बर्थ एनिवर्सरी है, और इन्हीं के जो परिवार वाले हैं, इन्हीं के जो वंश वाले हैं, उनका कहना है कि राजा रवि वर्मा ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के कल्चर में। इंडिया की जो फेम है उसको बहुत बाहर तक लेके गए हैं, अलग विदेशों तक लेके गए हैं। इसीलिए इनका शुक्रिया अदा तो हमको करना चाहिए, और इसीलिए इनको भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो इनको मिलना चाहिए, पोस्टुमसली ही सही, इनकी डेथ के बाद ही सही, लेकिन मिलना तो ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा की बात कर लेते हैं। देखो पहली चीज़ याद रखना, ये एक काफ़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते थे, राजा महाराजाओं वाली फैमिली से आते थे। कहाँ से आते थे देखो, तो किल्ली मनूर, ठीक है, किल्ली मनूर से इनका राजघराना इधर था, ठीक है, किल्ली मनूर में। और इनको जाना जाता है अपने एक्सीलेंट क्रिएटिव वर्क के लिए, ठीक है। आप देखोगे इनकी पेंटिंग्स दिखाऊंगी, बड़ी ही नेचुरल सी पेंटिंग्स हुआ करती थी, और इन्होंने आर्ट को डेमोक्रेटाइज कर दिया, घर घर तक इन्होंने आर्ट फॉर्म को पहुंचाया था, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो भगवान की पेंटिंग भी अगर आपको घर में रखनी है ना, तो उसके लिए भी आपको एक बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ती थी उस पेंटिंग को खरीद के। इन्होंने इतनी आसानी से घर घर में पेंटिंग्स पहुंचाई अपनी प्रेस के थ्रू, ठीक है, जो इनकी प्रिंटिंग प्रेस थी उसके थ्रू। और इन्होंने लगभग 7,000 पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है। अपने पूरे जीवन काल में 7,000 पेंटिंग्स बनाई है। इसमें इनकी आखिरी पेंटिंग का नाम याद रखना, चित्रशाला। और आज की डेट में एग्जिस्टिंग पेंटिंग्स जो है इनकी, वो सिर्फ एक ही पेंटिंग, इनका सिर्फ एक ही वर्क एग्जिस्टिंग है, जिसका नाम है चित्रशाला। इसके अलावा जो बाकी सारे वर्क्स हैं वो सारे अभी खो चुके हैं, नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इनका अनफिनिश्ड वर्क भी था, जिसका नाम था पारसी लेडी, ठीक है, जो इनका लास्ट वर्क भी था, तो ये भी अभी हमारे पास है। ओके, अब इनके पॉपुलर वर्क्स कौन कौन से थे देखो, एक तो था लेडी इन द मूनलाइट, देन नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर, फिर मालाबार लेडी विथ वायलिन, देन लेडी विथ स्वारबाट, एंड देन महाराष्ट्रियन लेडी विथ फ्रूट्स। ओके, तो यहाँ पे ये विमेन को काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे करते थे अपनी पेंटिंग्स में। ओके, तो देखो इनकी एक तरह की पेंटिंग ये है, जहाँ पे ये द्रौपदी वस्त्रहरण का नाम से ये पेंटिंग है, ठीक है, द्रौपदी वस्त्रहरण। ओके, ये महाभारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है, और इसी को डिपिक्ट किया था राजा रवि वर्मा ने अपनी एक पेंटिंग के थ्रू। ओके, ऐसे ही बहुत सारी इनकी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम जान लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, इंडियंस को वेस्टर्न क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस का। मतलब हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस को एकदम ट्रेडिशनल वे में ना डिपिक्ट करा के थोड़ा सा इंडियन, थोड़ा सा वेस्टर्न यहाँ पे लुक देने की कोशिश करी राजा रवि वर्मा ने। इनके पास एक प्रिंटिंग प्रेस थी, मुंबई में इनकी प्रिंटिंग प्रेस बेस्ड थी। यहाँ पे क्या करते थे, ये अपनी पेंटिंग्स की कॉपीज निकालते थे और इनको सस्ते में बेचते थे। तो क्या हुआ इससे कि जो पेंटिंग्स थी वो घर घर तक जा सके, और ये डेमोक्रेटाइजेशन हो गया यहाँ पे आर्ट फॉर्म का। इसके कारण कई सारे नए लोग भी आर्ट फॉर्म की तरफ आए, आर्टिस्ट बने, ठीक है, पेंटिंग की तरफ आकर्षित हुए। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे बहुत मुश्किल होता था भगवान की पेंटिंग अपने घर में रखना, इतनी महंगी आती थी पेंटिंग्स, उसको भी बहुत अफोर्डेबल बना दिया इन्होंने लिथोग्राफ्स के थ्रू। ओके, इसके अलावा इनको ऑनर्स कौन कौन से मिले, तो देखो 1873 में इनकी एक पेंटिंग आई, नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर, ठीक है। इस पेंटिंग के लिए इनको गवर्नर्स गोल्ड मेडल मिला, जो इनको मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला था, और एक सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, कहाँ पे, वियना में, ऑस्ट्रिया में, वियना में इनको ये अवार्ड मिला। 1904 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनको एक टाइटल दिया जिसका नाम था केसर ए हिंद गोल्ड मेडल, इनको यहाँ पे गोल्ड मेडल से नवाजा गया। 2013 में एक मून पे क्रेटर भी इन्हीं के नाम पे रखा गया, राजा रवि वर्मा क्रेटर उसका नाम रखा गया, ठीक है। इनके प्रोमिनेंट वर्क्स हम देख चुके हैं, अ फैमिली ऑफ बेगर्स, अ लेडी प्लेइंग स्वारबाथ, अर्जुन एंड सुभद्रा, दामयंती टॉकिंग टू स्वान, जटायु, लेडी लॉस्ट इन थॉट्स, शकुंतला, ये सब इनके बहुत ही बड़े बड़े वर्क्स हैं, बहुत ही रिनोन्ड वर्क्स हैं। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है हमारा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड्स 35 नेम्स फॉर जजेस इन 6 हाई कोर्ट। तो ये देखो हाई कोर्ट्स जो है, ठीक है, हाई कोर्ट्स में जजेस का रिक्रूटमेंट कैसे होता है, जजेस का जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉलेजियम के थ्रू ये बोला है कि हमने 35 जजेस के नाम रिकमेंड करे हैं अलग अलग
सच है हाई कोर्ट्स के लिए। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ अभी हुई है। हमारे लिए कौन कौन के नाम यहाँ पे, किस किस एडवोकेट के, किस किस जज के यहाँ पे नाम रिकमेंड करे हैं ये ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते कैसे हैं हाई कोर्ट में। तो देखो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं हाई कोर्ट के, इसके लिए आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 ये बोलता है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो अगर मान लो किसी भी जज का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना है तो उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, ये लिखा है आर्टिकल 217 में, और ये अपॉइंटमेंट होगा ऑन द कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होना है तो आप यहाँ पे सीजीआई और गवर्नर से कंसल्ट करोगे, लेकिन अगर कोई नॉर्मल जज का यहाँ पे जो कंसल्टेशन होना है, नॉर्मल जज का रिक्रूटमेंट होना है, तो उस केस में आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करोगे इंस्टीड ऑफ सीजीआई। ठीक है, यानी कि एक कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में एक सीजे चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और उसके अलावा कई सारे दूसरे जजेस भी होंगे। तो अगर चीफ जस्टिस को रिक्रूट करना है तो यहाँ पे कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे ऑन कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेकिन मान लो कि दूसरे जजेस का रिक्रूटमेंट करना है तो इसको भी रिक्रूट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन किससे होगी, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एंड देन गवर्नर। ओके, समझ गए। अब इसमें देखो कंसल्टेशन प्रोसेस जो है इसको लेकर यहाँ पे एक चीज़ है, क्लियर कर देती हूँ। कॉलेजियम के थ्रू ये कंसल्टेशन होता है आज की डेट में, कॉलेजियम के थ्रू, सिर्फ सीजीआई या सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, कॉलेजियम इसको रिकमेंड करती है। ठीक है, तो कॉलेजियम में कौन कौन आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। अब देखो ये कॉलेजियम की डेफिनेशन बदलती रहती है। कॉलेजियम का बेसिकली मतलब है ग्रुप ऑफ जजेस। ओके, तो कॉलेजियम क्या है, एक ग्रुप ऑफ जजेस है जो रिक्रूटमेंट में कंसल्ट करती है कि देखो इनको रिक्रूट करो या इनको मत करो। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए अलग कॉलेजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग। हाई कोर्ट के लिए जो कॉलेजियम है वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का होता है। ठीक है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस आएंगे ना, उनके लिए कॉलेजियम अलग होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो कॉलेजियम क्या है, बेसिकली इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस दैट हैज इवॉल्व थ्रू द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, कॉलेजियम का जो ये पूरा प्रोविजन है ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट में नहीं लिखा है, कहीं भी से भी ये नहीं आया है, पार्लियामेंट के एक्ट से भी नहीं आया है, ये आया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ है। कैसे इवॉल्व हुआ है इसको भी दिखाती हूँ। तो देखो पहला तो इवॉल्व ऐसे हुआ है कि 3 केसेस आए। ठीक है, 3 जजमेंट आई हैं, इनके थ्रू ये इवॉल्व हुआ है। पहला जो आया था फर्स्ट जज केस इसको बोलते हैं, 1981 में ये केस आया। इसमें बोला गया कि अगर मान लो किसी को भी अपॉइंट करना है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना है, तो इसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और इसमें कंसल्ट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन मानना या न मानना प्रेसिडेंट की मर्जी होगी, ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन है वो मानी ही जाए। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो, उनकी जो रिकमेंडेशन है उनको निगलेक्ट किया जा सकता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी मिली ओवर जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करेगा, बेसिकली गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट जो जजेस होंगे वो कौन होंगे। दूसरा आया सेकंड जज केस। सेकंड जज केस आया 1993 में, और इसमें कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ सीजीआई ही क्यों करे रिकमेंड, सीजीआई के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ केस, यहाँ पे जजेस होंगे, जैसे 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, इन तीनों का जो ग्रुप है इसको कॉलेजियम बोला जाएगा, और ये कॉलेजियम रिकमेंड करेगा कि किसको अपॉइंट किया जाए और किसका ट्रांसफर किया जाए या नहीं किया जाए। और दूसरी चीज़ ये भी बोली कि कॉलेजियम जो होगा, जो ये रिकमेंड करेगा, एग्जीक्यूटिव को ये बात माननी पड़ेगी, प्रेसिडेंट को उन्हीं लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि रिकमेंड किए गए हैं बाय द कॉलेजियम। तो ये बोल दिया गया कि यहाँ पे सिर्फ कंसल्टेशन नहीं होगा, कंसल्टेशन ही कॉन्करेंस है, यानी कि सिर्फ आप राय नहीं ले रहे हो, राय ही आपकी सहमति भी होनी चाहिए, तो कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस। तो यहाँ पे बोला कि सीजीआई के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे कॉलेजियम बनाएंगे। तीसरा आता है थर्ड जजेस केस 1998 में। इसमें जो आज प्रेजेंट फॉलो हो रहा है ना कॉलेजियम सिस्टम, वो इसी के थ्रू हो रहा है, थर्ड जजेस केस के थ्रू ही। तो यहाँ पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, लेकिन अपॉइंट करेंगे कॉलेजियम के कंसल्टेशन के थ्रू। कॉलेजियम जो बोलेगा वही आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, और कॉलेजियम को यहाँ पे एक्सपांड कर दिया गया। पहले सीजीआई और 2 जजेस हुआ करते थे, अब सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस इसमें होंगे। ठीक है, तो समझ गए, सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह का प्रोविजन है, हाई कोर्ट के लिए सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का ही काम चल जाएगा। ओके, तो ये था अबाउट ऑल द
थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू नो अबाउट द अपॉइंटमेंट्स इन जुडिशरी। ओके, आगे बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे प्रीलिम्स डोज में हमारे। नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा 12 बजे, जिसमें हम एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, और रात को मैं आपसे मिलूंगी 9:15 पे एक क्विज लेकर। ओके, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।